बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर डिस्कशन करेंगे। इन शॉर्ट मैं इसको VARS भी कह सकता हूँ, मींस वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम डोमेस्टिकली भी यूज़ करते हैं और लार्ज इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन प्लांट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट कॉमन यूज़ होता है वो है अमोनिया। तो अमोनिया VARS में कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट है। अच्छा जी, VCRS सिस्टम में हम मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करते थे फॉर टू चेंज द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल, जबकि यहाँ पे हम हीट एनर्जी को यूज़ करेंगे। इसी वजह से VRS जो है हम वेस्ट जो हॉट वेस्ट गैसेज है इन पे भी चला सकते हैं। मींस के जो पावर प्लांट में आपके टरबाइंस लगे हैं तो टरबाइन से जो हॉट वेस्ट गैसेज निकलती है तो आप VARS को उन पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर हिस्ट्री में जब हम जाए तो 1920 तक VARS सिस्टम जो था ये बड़ा पॉपुलर था और इसमें हम अमोनिया यूज़ करते थे। फिर क्या हुआ कि VCRS यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। जब ये इंट्रोड्यूस हो गया तो VARS की पॉपुलैरिटी गिर गई। वजह ये थी कि इसकी COP कम थी, जबकि VC साइकिल की COP बहुत ज़्यादा थी। तो इसी वजह से धीरे धीरे ये जो VARS सिस्टम है ये ख़त्म होता गया। अच्छा जी, आजकल भी ये जो VARS सिस्टम है ये उन जगहों पे यूज़ होता है जहाँ पे हॉट वेस्ट गैसेस अवेलेबल हो। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में आप लगा सकते हैं, वहाँ पे ये आप एज ए सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये उन जगहों के लिए भी सूटेबल है जहाँ पे बिजली या तो महंगी है या सिरे से बिजली अवेलेबल नहीं है। मींस के यहाँ पे आपको लो पावर चाहिए और लो पावर आप सोलर पैनल से भी दे सकते हैं। मींस कि आप इनको सोलर पैनल्स पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, या आप इनको सिंपल सा हॉट गैस इनके लिए चाहिए तो ये सिस्टम आप चला सकते हैं। अच्छा जी, ये इस सिस्टम के लिए जो कॉमन रेफ्रिजरेंट्स है, एक तो अमोनिया है, आप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, और आप लिथियम ब्रोमाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं इसकी जो मेन पार्ट्स है उसकी तरफ आता हूँ, स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ आता हूँ, और फिर मैं इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के 6 बेसिक पार्ट्स है। पहला है कंडेंसर, दूसरा है एक्सपेंशन वॉल या रिस्ट्रिक्टर, थर्ड इज़ एवापोरेटर, फोर्थ इज़ एब्जॉर्बर, फिफ्थ इज़ सॉल्यूशन पम्प, एंड द सिक्स्थ वन इज़ जनरेटर विच इज़ कॉल्ड हीट और इनपुट जनरेटर। अच्छा, ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। तो पहले मैं आता हूँ कंडेंसर की तरफ। तो जिस तरह VC साइकिल में होता है कि कंडेंसर में आपकी हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट एंटर होती है, तो सेम यहाँ पे भी जो रेफ्रिजरेंट एंटर हो रहा है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और उसका प्रेशर भी हाई है और टेम्परेचर भी हाई है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर एंटर्स इनटू द कंडेंसर। तो कंडेंसर में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वेपर्स आ रही है, और यहाँ पे एक कोयल हमने कनेक्ट कर दिया है। देख ले कि इसमें कूल वाटर आ रही है, और यहाँ पे जो इसका कंडेंसर में जो वेपर्स है तो उसका जो हीट है वो यहाँ पे ये जो वाटर कोयल है यहाँ पे वाटर जा रहा है, तो कूल वाटर वो हीट इससे एक्सट्रैक्ट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है। सो हीट फ्लोज फ्रॉम दीज वेपर्स इनटू दिस वाटर, इनटू दिस कूल वाटर। तो ये देख लें, ये जो कंडेंसर है इट इज़ वाटर कूल टाइप कंडेंसर, और कूल वाटर यहाँ पे एंटर हो रहा है और यहाँ पे ये हॉट वाटर आउट हो रहा है। हॉट वाटर इसलिए कि ये यहाँ पे हीट ले रहा है। तो कंडेंसर से बेसिकली क्या हो रहा है कि हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो या हीट तो एनवायरनमेंट को रिजेक्ट होगा, या ये जो कोल्ड वाटर हमने कनेक्ट कर दिया तो ये यहाँ पे जो हीट है वो इजेक्ट हो रहा है।
अच्छा, इसके बाद जब हीट वेपर से जब हीट निकलती है तो क्या होता है कि इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म। यहाँ पे हम एमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट ले रहे हैं, तो एमोनिया वेपर फॉर्म में था, कंडेंसर में आ गया, हीट रिजेक्ट हो गया, तो इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड रेफ्रिजरेंट फॉर्म। अब ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है तो अभी एवापोरेटर को जाएगा, लेकिन बिफोर एंटरिंग इनटू द एवापोरेटर ये एक्सपेंशन वॉल या रिस्ट्रिक्टर से पास होगा। अब व्हेन द रेफ्रिजरेंट पासिस थ्रू द एक्सपेंशन वॉल और द रिस्ट्रिक्टर, इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर रिड्यूसेस सडनली। तो थोड़ा सा टेम्परेचर, तो कंडेंसर में भी टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे इस एक्सपेंशन वॉल में भी इसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और एक्सपेंशन वॉल हम प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते, तो प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा और टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अच्छा, अब फिर ये जो रेफ्रिजरेंट है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सो लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर्स इनटू द इवापोरेटर। और ये जो रेफ्रिजरेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमारे इस केस में अमोनिया है। अच्छा जी, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो एवापोरेटर के अंदर आ चुकी है, एंड दिस लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसका जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम है। सो क्या करता है कि जो लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर लिक्विड है, तो ये आपकी रूम से या आपकी स्टोरेज से हीट एक्सट्रैक्ट करेगी। मींस एवापोरेटर का फंक्शन क्या है कि ये आपकी स्टोरेज से हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगी तो कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगी, तो इसी एवापोरेटर की वजह से कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब जब इस एवापोरेटर में लिक्विड आ चुका है विच हैव लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, अब जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आपका वो लो टेम्परेचर लिक्विड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वेपर। तो इसलिए मैं इसको फिर कहता हूँ लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर। अब ये जो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर है तो ये एब्जॉर्बर में जाएगा। अच्छा, वीसी साइकिल में क्या था कि वापोरेटर के बाद कंप्रेसर कनेक्ट था, तो कंप्रेसर क्या करता था, इट वाज यूज्ड टू सक दी रेफ्रिजरेंट और दी लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट। तो वीसी साइकिल में आपके पास कंप्रेसर था जो कि सक्शन का काम करता था, और वो जो लो प्रेशर वेपर था उसको सक करता था। अब उसी कंप्रेसर की बजाय हमारे पास एब्जॉर्बर है। अब एब्जॉर्बर का काम क्या है कि यहाँ से प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो लो प्रेशर वेपर है तो वो एब्जॉर्बर में जाएगा। तो इसीलिए जो कंप्रेसर का फंक्शन था कि वो सक्शन करता था, इसलिए वजह से मैं एब्जॉर्बर को भी कह रहा हूँ कि इट इज़ दी सक्शन पार्ट ऑफ दी VARS, यानी कि ये अब जो वेपर है आपकी जो रेफ्रिजरेंट है इसको सक करता है फ्रॉम दी एवापोरेटर। अच्छा जी, तो लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर से अब एब्जॉर्बर में आ चुका है, और एब्जॉर्बर में आपके पास यहाँ पे वाटर होता है, और ये जो वाटर है इट एक्ट्स एज एन एब्जॉर्बेंट फॉर दी वेपर एमोनिया। तो जो रेफ्रिजरेंट है या जो एमोनिया है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो वो एब्जॉर्बर में आता है, और यहाँ पे क्या होता है, इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी जो वाटर है ये एमोनिया को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है, तो इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो वेपर रेफ्रिजरेंट है इट फ्लोज फ्रॉम द एवापोरेटर टू द एब्जॉर्बर, और फिर एब्जॉर्बर में जब आता है तो एमोनिया यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फर्दर प्रेशर रिड्यूस होता है, और फिर मज़ीद जो है वो एमोनिया यहाँ से फ़्लो करता है और एब्जॉर्बर में आता है। तो ये फिनोमेना है कि एवापोरेटर से एमोनिया इन द फॉर्म ऑफ वेपर आता है, और यहाँ पे एब्जॉर्बर में जो वाटर है तो उसमें डिज़ोल्व या एब्जॉर्ब होता है, वाटर विच एक्ट्स एज एन एब्जॉर्बेंट फॉर द एमोनिया। अच्छा, नेक्स्ट अब एक और कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि
जब वाटर इन कोल्ड फॉर्म में होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एमोनिया को एब्ज़ॉर्ब करेगा, और जितना उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो वो एमोनिया को रिजेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे हम चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा एमोनिया को एब्ज़ॉर्ब कर दे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दे एवापोरेटर से, या यहाँ से ये जो फ़्लो हो जितना ये ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेगा यहाँ पे मज़ीद एमोनिया आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कोयल लगा देंगे और इसमें हम क्या करेंगे कि फ्रेश वाटर या कोल्ड वाटर हम एंटर कर देंगे। तो ये एब्ज़ॉर्बर के लिए कूलिंग वाटर है जो कि यहाँ पे आएगा। जब ये वाटर जो है ये जब कूल होगा, जितना ये कूल होगा तो मज़ीद ये अमोनिया को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे हमने कूल वाटर एंटर की है और यहाँ पे ये हॉट वाटर रिजेक्ट होती है। सो यहाँ पे आप देख लें कि ये हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन आउट है। अच्छा जी, फिर when the refrigerant entering in the absorber is absorbed by the absorbent, its volume decreases। जब ये एमोनिया या ये जो रेफ्रिजरेंट है ये एब्जॉर्बर के अंदर आता है तो एब्जॉर्ब हो जाता है, इट मीन्स कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। और जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है इट मीन्स के कंप्रेशन आकर होती है। सो कंप्रेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट आकर, यहाँ पे वॉल्यूम उसका ज़्यादा था, जब यहाँ पे डिज़ोल्व हो गया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। और फिर ये जो एब्जॉर्बर है इट एक्ट्स एज द सक्शन पार्ट ऑफ द कंप्रेसर। जिस तरह कंप्रेसर था तो ये भी क्या है, सक्शन पार्ट है। तो यहाँ पे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए सक्शन जो है वो एब्जॉर्बर करता है और प्रेशर डिफरेंस की वजह से करता है। फिर हम कोल्ड वाटर यहाँ पे पुट अप कर देते तो उसकी वजह से एमोनिया यहाँ पे आ जाता है और इसमें एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ आल्सो रिलीज्ड इन द एब्जॉर्बर विच इज़ रिमूव्ड बाय द एक्सटर्नल कूलेंट। तो ये जो वाटर है तो इट एक्ट्स एज द एक्सटर्नल कूलेंट। अच्छा जी, फिर यहाँ पे एमोनिया डिज़ोल्व हो गया या एब्जॉर्ब हो गया, फिर ये अमोनिया ये जो सॉल्यूशन है वाटर और अमोनिया का, तो ये फिर सॉल्यूशन पंप के ज़रिए से हम फिर जनरेटर में ले जाते हैं, फिर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर ये जो वीक सॉल्यूशन है वो फिर यहाँ पे आ जाता है एब्जॉर्बर में। तो सिर्फ ये जो समरी यहाँ पे ये सॉल्यूशन पंप और जनरेटर पे मैं डिटेल में आऊँगा, लेकिन ये समरी मैंने इसलिए बता दी कि पहले मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे वाटर है विच एक्ट्स एज एन एब्जॉर्बेंट। लेकिन अब आप एक मॉडिफिकेशन कर लें कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मैंने वाटर क्यों कहा था। तो अब यहाँ पे वाटर है लेकिन उस वाटर में अमोनिया भी शामिल है क्योंकि ये वीक सॉल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ वाटर बट इट इज़ वीक सोल्यूशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट, वीक सोल्यूशन ऑफ द एमोनिया, क्योंकि इस वाटर में ऑलरेडी कुछ न कुछ एमोनिया जो कि यहाँ से रह जाता है वो फर्दर जब जनरेटर पे आएंगे तो आप मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो पहले मैंने कहा था कि यहाँ पे वाटर है, तो अब आप मॉडिफिकेशन कर ले कि वाटर तो है लेकिन उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एमोनिया भी शामिल है, जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ वीक सोल्यूशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट और वीक सोल्यूशन ऑफ द एमोनिया। अच्छा जी, एब्जॉर्बर में क्या होता है कि वीक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया होता है, फिर यहाँ से जब अमोनिया आ जाता है तो ये जो वीक सोल्यूशन है तो ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ अमोनिया बन जाता है। मीन्स के when the absorbent absorbs the refrigerant or the ammonia, so strong solution of ammonia and water is formed। सो फिर क्या हो जाता है कि जब ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंट सोल्यूशन है तो ये पंप के ज़रिए से जनरेटर में जाती है। सो द सोल्यूशन इज़ पम्प्ड बाय द पंप एट हायर प्रेशर टू द जनरेटर। तो ये जो प्रेशर है ये तकरीबन 10 बार तक इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन का जो प्रेशर होता है इट इंक्रीजेस अप टू 10 बार व्हेन इट रीचेस टू द जनरेटर। तो पंप का काम क्या है कि स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को जनरेटर तक पहुंचाना है। अच्छा जी, अब जनरेटर में क्या होता है कि हम यहाँ पे हीट अप्लाई करते हैं और हीट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम के, या तो स्टीम अंदर दाखिल कर देते हैं या हॉट वाटर एंटर कर देते हैं या कोई और सोर्स भी हो सकता है हीट का। अब हीट से क्या होता है, जब हम हीट एंटर करते हैं तो उसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंट सोल्यूशन है या स्ट्रॉन्ग एमोनिया सोल्यूशन है
तो वो क्या हो जाता है कि वो हीट अप हो जाता है, और जितना हम हीट को इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो हीट अप हो जाता है, और फिर अमोनिया जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो अब जब अमोनिया वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो प्रेशर नहीं, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। प्रेशर ऑलरेडी पंप की वजह से बढ़ गया है, तो ऑलरेडी प्रेशराइज था वो, तो टेम्परेचर भी बढ़ गया है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट या जो एमोनिया है वो अब कंडेंसर में आता है। फिर कंडेंसर में हम जो हीट है वो एक्सट्रैक्ट कर देते हैं बाहर, या जो कंडेंसर वाटर कोयल है इसको दे देते हैं। फिर क्या होता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल या रिस्ट्रक्टर में आता है, प्रेशर उसका रिड्यूस हो जाता है। फिर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर लिक्विड एवापोरेटर में आता है, और वो स्टोरेज से हीट एब्जॉर्ब कर देता है। फिर वही लो प्रेशर और फिर वो जो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट था, जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वही वेपर या लो प्रेशर वेपर जो है वो एब्जॉर्बर में आता है, और एब्जॉर्बर में वीक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया होता है। तो उसके साथ ये जो वीक सोल्यूशन है ये एमोनिया को एब्जॉर्ब कर देता है। तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है। फिर यहाँ पे सिर्फ हम एमोनिया को डिस्कस कर दिया कि एमोनिया जो है वो एवापोरेट हो गया या वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो ये साइकिल उसने की। अब बाकी बच जाता है वीक सोल्यूशन। तो वीक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया जब यहाँ पे रह जाता है तो हम क्या कर देते हैं कि उसको प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल से पास कर देते हैं, प्रेशर उसका रिड्यूस कर देते हैं और उसको एब्जॉर्बर में पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पे वीक सोल्यूशन रह जाता है, और यहाँ पे जो प्रेशराइज्ड वेपर्स है तो यहाँ पे कंडेंसर और फिर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। सेम ये जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे जनरेटर में क्या हो रहा है कि वो वेपर्स में कन्वर्ट कर रहा है ड्यू टू हीट, जो अमोनिया है या जो रेफ्रिजरेंट है, और जो वीक सोल्यूशन है उसको प्रेशर रिड्यूसिंग वाल से पास करके उसको एब्जॉर्बर में ला रहा है। अच्छा जी, तो पंप और जनरेटर अगर इनको एक पार्ट लिया जाए, सो द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज इंक्रीज इन द जनरेटर या आर इन द इनपुट जनरेटर, हेंस इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू द कंप्रेशन पार्ट ऑफ द कंप्रेसर। तो जिस तरह पहले हमने कहा कि कंप्रेसर एक तो सक्शन करता है और एक कंप्रेशन करता है। तो पहले हमने कहा कि जो सक्शन है वो एब्जॉर्बर करता है और जो कंप्रेशन है वो जनरेटर करता है। सो इन द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जनरेटर एंड एब्जॉर्बर आर कंसिडर्ड टू बी दी कंप्रेसर। तो जो कंप्रेसर फंक्शन करता है वो एब्जॉर्बर और जनरेटर यहाँ पे ये फंक्शन करता है। तो बेसिकली अब आप देख ले कि ये जो पार्ट्स है, तो कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल, एवापोरेटर सेम ये वीसी साइकिल में भी थे, और फिर कंप्रेशन की जगह ये वाला पार्ट है, जनरेटर, एब्जॉर्बर और पंप। अच्छा, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ टू कैलकुलेट और टू फाइंड इन इक्वेशन थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट COP ऑफ VARS। तो पहले इस डायग्राम को देख ले, सेम उसी तरह का डायग्राम है कि यहाँ पे एमोनिया वेपर्स है कंडेंसर में। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे वाटर कूल्ड कंडेंसर है, तो QC जो है इट इज़ हीट रिजेक्टेड। सो इट इज़ हीट रिजेक्टेड बाय द कंडेंसर एट रूम टेम्परेचर T0। फिर ये जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर ये यहाँ पे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन वॉल में उसकी प्रेशर रिड्यूस हो जाती है, फिर इट एंटर्स इनटू दी एवापोरेटर। एवापोरेटर में फिर क्या होगा कि ये रूम या स्टोरेज से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसे हम रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट कहते हैं। तो जितना हीट एब्जॉर्ब करता है दैट इज़ रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट। फिर जो है ये जो लिक्विड जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इट विल कन्वर्ट्स इनटू वेपर। तो वो जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर है अब ये एब्जॉर्बर में आएगा। तो एब्जॉर्बर में अगर आपको याद हो तो हमने
यहाँ पे एक वाटर कोयल कनेक्ट किया था जिसमें फ्रेश वाटर आ रहा था, ताकि ये जो वीक सोल्यूशन है ताकि ये कोल्ड रहे और अमोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। तो उसी कोयल या उसी वाटर की वजह से हीट रिजेक्ट हो रहा था, तो उसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय द एब्जॉर्बर एट रूम टेम्परेचर T0। फिर वो पंप से जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन था वो जनरेटर में जाता है, तो जनरेटर में हम इसको हीट देते हैं। तो जो हीट देते हैं दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड इनपुट। जो इनपुट इस सिस्टम को चाहिए या जो इनपुट हम देते हैं दैट इज़ क्यू जी। सो क्यू जी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट द जनरेटर टेम्परेचर Tg। अच्छा, फिर मैं इस सारे को एक सिस्टम कंसिडर करता हूँ और सिस्टम में मुझे पता है कि एनर्जी एन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी आउट। तो इसके लिए फिर मैं एज ए सिस्टम एक डायग्राम बनाता हूँ, जिस तरह पहले मैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम या वीसी साइकिल में जिस तरह एक सिस्टम के लिए डायग्राम बनाता था कि उसमें क्या होता था कि एनर्जी एन जितनी थी और एनर्जी आउट जितनी थी वो सारा मैं एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देता था। अच्छा जी, यहाँ पे देख ले ये सिस्टम है, तो सिस्टम में आप देख ले एवापोरेटर है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है TE से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ जो जनरेटर है टेम्परेचर TG पे। तो यहाँ पे जो हम हीट देते हैं वो इट एंटर्स इनटू द सिस्टम। और फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मीन जो हीट स्टोरेज से अंदर जाती है इस सिस्टम में, तो दैट इज़ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और फिर QA और QC इट इज़ एक्सट्रैक्टेड, दीज आर एक्सट्रैक्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये आउटसाइड टेम्परेचर को जाती है, तो QA और QC आउट ऑफ द सिस्टम है। अच्छा, तो फिर मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी एन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी आउट। तो ये एनर्जी एन है और ये एनर्जी आउट, तो मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स QG प्लस RE मस्ट बी इक्वल टू QA plus QC according to the first law of thermodynamics that energy N must be equal to energy out by a system। अच्छा, और हमें ये भी पता है कि COP is equal to रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, और यहाँ पे वर्क इनपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ QG है। तो QG इज़ द रिक्वायर्ड इनपुट, रिक्वायर्ड वर्क इनपुट। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट फ्रॉम क्लॉशेस इनइक्वलिटी मुझे पता है दैट समेशन क्यू बाय टी, समेशन क्यू ऑफ टी इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ क्यू बाय टी is equal to 0 for reversible system and summation q by t is less than 0 for irreversible system। तो मैं इसको फॉर रिवर्सिबल करता हूँ। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, टेम्प्रेरी हम जो ये जो इनइक्वलिटी है इसको कंसिडर नहीं करते। तो हम ये जो COP है या ये जो इक्वेशन है पहले हम फॉर दी इक्वलिटी करते हैं, फिर हम इसको मॉडिफाई करके इनइक्वलिटी के लिए भी कर लेंगे। अच्छा, तो इस इक्वेशन को देख ले, तो ये वाला पार्ट फ़िलहाल मैं नहीं करता बल्कि मैं रिवर्सिबल वाला पार्ट करता हूँ। तो रिवर्सिबल वाले पार्ट में क्या होगा, समेशन क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख ले कि समेशन, ये आप देख ले कि ये सारा का सारा क्या है, हीट है। तो समेशन में ये सब आएगा और विद रिस्पेक्ट टू दियर टेम्परेचर ये आएंगे। तो समेशन क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूँगा, जो n होगा तो उसको पॉजिटिव कंसिडर कर लूँगा और जो आउट होगा उसको नेगेटिव कंसिडर कर लूँगा अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन गिवन बाय द थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में साइन कन्वेंशन पढ़ी आपने कि अगर एनर्जी n हो रही है तो पॉजिटिव में लूँगा, आउट हो रही है तो नेगेटिव लूँगा। कि कुछ ऐसे बुक्स है कि ये अपोजिट भी हो सकती है, लेकिन मैं जो यहाँ पे ले रहा हूँ कि एनर्जी इन पॉजिटिव, एनर्जी आउट नेगेटिव। अच्छा जी, तो समेशन की जगह मैं क्या लिख लूँगा, पहले QG लिख लूँगा। तो QG इज़ एंटरिंग, जो रिक्वायर्ड इनपुट है, और इट इज़ एट टेम्परेचर TG।
तो ये जो टेम्परेचर लिखने का मकसद ये था कि ये जो क्लैशेस इनइक्वालिटी का जो इक्वेशन है ताकि वो मैं लिख लूँ और रिस्पेक्टिव टेम्परेचर भी हीट के साथ लिख लूँ। फिर जो एंटर हो रही है वो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है RE है एंड दैट इज़ एट टेम्परेचर TE। फिर जी अब आप देख ले इसके बाद QA है। तो QA रिजेक्ट हो रही है सिस्टम से तो इट विल बी नेगेटिव और इसका जो टेम्परेचर है दैट इज़ एट T0 मीन्स ये आउटसाइड टेम्परेचर को जा रही है। सिमिलरली QC भी रिजेक्टेड है तो ये T0 है और ये मैं सिर्फ इस सिस्टम को ले रहा हूँ जो ये वाला है ये नहीं कंसिडर कर रहा हूँ तो इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा जी फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म्स है या तो डायरेक्टली उनको राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ या यहाँ पे पहले T0 को जो कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ QG डिवाइड बाई TG प्लस RE सिंपल मैथ से डिवाइड बाई TE -1/T0। सो यहाँ पे आ जाएगा QA और यहाँ पे आ जाएगा प्लस QC इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा जी नेक्स्ट अब इक्वेशन 1 से आप देख लें, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 से देख ले QA प्लस QC इज इक्वल टू QG प्लस RE। तो सिंपली QA प्लस QC की जगह मैं लिख लूँगा QG प्लस RE। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो या इक्वेशन 1 या सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि QA प्लस QC इज इक्वल टू QG प्लस RE। तो सिंपली यहाँ पे इसको पुट कर दें तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा QG डिवाइडेड बाय TG प्लस RE डिवाइडेड बाय TE और -1/T0 इंटू RE प्लस QG। अच्छा जी नेक्स्ट अब मैं क्या कर लूँगा कि या जो नेगेटिव टर्म्स है तो इनको रीअरेंज कर दूँगा। तो रीअरेंज करने का मकसद ये है कि ये जो सॉल्यूशन है ये सिंप्लिसिटी की तरफ चली जाए ताकि जो वैल्यूज़ हो TG की या जो QG की तो वो वैल्यू हमें मालूम हो जाए या ये जो रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है और QG है ताकि इन दोनों की वैल्यूज़ हमें मालूम हो। अच्छा नेक्स्ट अब आप इस तरह कर ले कि जो QG है वो एक तरफ पे कर दे और जो RE है वो एक तरफ पे कर दे ताकि RE बाई QG हमें मालूम हो सिंपली से। तो मैं क्या कर लूँगा यहाँ पे देख ले QG बाई TG सिंपली यहाँ पे लिख लूँगा। फिर QG बाई T0 तो ये नेगेटिव में है तो लिख लूँगा QG डिवाइडेड बाई T0। फिर मैं क्या कर लूँगा इज़ इक्वल टू ये जो RE बाई T0 है नेगेटिव है ये वहाँ पे शिफ्ट होके पॉजिटिव हो जाएगा। सो RE डिवाइडेड बाई T0 क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो दूसरा RE बाई TE है तो ये जब उधर शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया RE डिवाइडेड बाई TE। अब क्या करूँगा QG यहाँ से कॉमन ले लूँगा और RE यहाँ से कॉमन ले लूँगा। अच्छा जी तो यहाँ से देख ले QG में कॉमन ले लूँगा। QG मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह गया 1/TG माइनस 1/, सॉरी ये T0 माइनस 1/T0 और दूसरी तरफ से मैं RE कॉमन ले लूँगा। सो RE इज इक्वल टू RE इंटू 1/T0 माइनस 1/TE। तो अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। आप सिंपली क्या कर ले
आर ई डिवाइड बाई क्यू जी मीन्स के इसको यहाँ पर डिवाइड कर दे, क्यू जी को यहाँ पर डिवाइड कर दे, तो आर ई बाई क्यू जी इज इक्वल टू सी ओ पी। तो आपके पास सी ओ पी आ जाएगी। लेकिन आप अगर मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप कर ले। तो हम ट्राई करते हैं कि मज़ीद सिंप्लीफाई कर ले ताकि एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाए। तो मैं क्या कर लूँगा, आर ई डिवाइड बाई क्यू जी और ये जो टर्म है ये यहाँ पर डिवाइड कर दूँगा। आर ई डिवाइडेड बाई क्यू जी इज़ इक्वल टू यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई टी जी माइनस 1/T0 और फिर ये वाला यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा 1/T0 माइनस 1/TE। नेक्स्ट अब क्या कर लूँगा, यहाँ पे एलसीएम ले ले और यहाँ से एक सलूशन मालूम कर ले। तो इस पार्ट का जो सलूशन होगा मैं ब्लैक से कर लेता हूँ। T0 TG आएगा, T0 TG और यहाँ से आ जाएगा T0 माइनस TG। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट नीचे से क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा T0 TE और यहाँ से आ जाएगा TE माइनस T0। अच्छा जी, अब आप देख ले इस पार्ट को, ये डिवाइड है तो इनको डिवाइड के फॉर्म में लिख दे। मैं लिख सकता हूँ T0 माइनस TG इंटू T0 TG और यहाँ पे ये किस तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई T0 TE डिवाइडेड बाय TE माइनस TG। T0 TE माइनस T0, यहाँ पे T0 आएगा, सॉरी। अच्छा जी, तो अब ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे देख ले, कोई चीज़ अगर ख़त्म हो सकती है, कोई टर्म कैंसिल आउट हो सकता है तो कर ले। तो यहाँ पे देख ले T0 ख़त्म कर ले तो आपके पास आ जाएगा T0 माइनस TG इंटू TE और डिवाइड बाई TG इंटू TE माइनस T0। मज़ीद अब मैं क्या करता हूँ कि TG जो कि टेम्परेचर इसका ज़्यादा है T0 से, तो TG माइनस T0 करता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा, सिंपली नेगेटिव को मैं कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा आपके पास TG माइनस T0 और TE भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे देख ले, फिर TE, तो TE कम है T0 ज़्यादा है, तो आप T0 माइनस TG कर ले, मीन्स यहाँ पे भी नेगेटिव कॉमन ले ले TG। तो नेगेटिव कॉमन लेने का मकसद ये कि टेम्परेचर जो TG है ये ज़्यादा है, ताकि इससे मैं लोअर टेम्परेचर को माइनस कर दूँ ताकि ये मज़ीद सिंपल हो जाए। और T0 जो कि TE से ज़्यादा है तो इसको भी मैं T0 माइनस T0 कर दूँ। तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट, मीन्स कि जब माइनस और माइनस डिवाइड होगा तो वो पॉजिटिव आएगा। तो जो आपकी COP है इट इज़ इक्वल टू RE बाई QG। तो मैं लिख सकता हूँ COP is equal to RE refrigeration effect divided by work input which is equal to QG। तो यहाँ पे जो वर्क इनपुट है वो QG है और उसके लिए ये इक्वेशन आ गया है, तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए। तो इट इज़ इक्वल टू TE इंटू TG माइनस T0 डिवाइडेड बाय TG इंटू T0 माइनस TE, सॉरी ये TE होगा, इट इज़ TE। अच्छा, तो ये TE आ गया। तो अब ये देख ले, ये COP की एक इक्वेशन आ गई। तो अब आपने COP के लिए, अगर COP आपको मालूम करना पड़े तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब दिस इक्वेशन शो दैट योर COP डिपेंड्स अपॉन the generator temperature, the evaporator temperature and the outside temperature T0। यहाँ पे COP डिपेंड कर रहा है evaporator टेम्परेचर पे, जनरेटर टेम्परेचर पे और आउटसाइड टेम्परेचर पे।